नन्ही नेहा को पैदा हुए अभी सिर्फ 3 दिन ही गुजरे थे और वो बिस्तर पर लेटी अपनी मासूम उंगलियों को झटक रही थी। हुरैन ने एक तवील और गहरा सांस लिया और दुखते हुए वजूद के साथ सीधी हुई। जचकी को अभी 3 दिन ही हुए थे, मगर तन्हाई और बेकसी ने उसे आराम की एक मोहलत भी न दी थी। घर में नन थी न सास, बस वो थी, उसका शौहर दानिश था और ये नौज़ायदा मासूम जान। सच तो ये था कि शुक्र था कि उसकी ज़चकी फितरी थी, वरना उस वीरान मकान में अगर वो चारपाई से लगकर रह जाती तो पानी का ग्लास देने वाला भी कोई न था। वो हल्के फुल्के कदमों से चल फिर कर अपने घर के काम थोड़े बहुत कर रही थी और बावर्ची खाने की तरफ बढ़ रही थी कि अचानक रात के 11 बजे दरवाजे पर एक जोरदार और बेहंगम दस्तक हुई। ये दानिश के रोजाना घर लौटने का वक्त था, इसलिए हुरैन ने जल्दी से नेहा को गर्म कंबल में लपेटा, बिस्तर पर सीधा लिटाया और इत्मीनान से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ी। जो ही हुरैन ने दरवाजा खोला, सामने के मंजर ने उसकी रूह को फना कर दिया। एक ऐसा हौलनाक धचका जिसने उसके पूरे वजूद की बुनियादें हिलाकर रख दी। कर्ब और शदीद अजियत की एक सर्द लहर उसके रगो पैर में सरायत करने लगी। सामने उसका शौहर दानिश खड़ा था और उसके ऐन बराबर में उरूसी जोड़े में मलबूस जर्क बर्क लिबास और गहरे सिंगार के साथ कोई और नहीं, उसकी अपनी सहेली महक खड़ी थी। महक के चेहरे पर हया का कोई शायबा तक न था, बल्कि एक फातिहाना और जहरीली मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। दानिश ने हुरैन के जर्द और बेरंग पड़ते चेहरे को देखा और उसकी संग दिल आंखों में रहम का एक कतरा भी ना उभरा। उसने इंतहाई हकारत और नफरत से हुरैन को घूरा और खुरदरे लहजे में गुस्से से बोला, अपना ये मनहूस वजूद लेकर सामने से हटो। हुरैन बिल्कुल साकित खड़ी थी, जैसे पत्थर का कोई बेजान मुजस्मा हो। अल्फाज उसके हलक में बुरी तरह जम गए थे और वो हक्का बक्का सी हालत में कभी दानिश को तो कभी महक को देख रही थी। उसकी कांपती हुई जुबान से बमुश्किल सिर्फ इतना ही निकल सका, महक, तुम। महक ने एक अदाए बेनियाजी से अपने कीमती दुपट्टे का पल्लू संभाला और हुरैन की तरफ देखकर अपना चेहरा यूं बसूरा जैसे सामने कोई इंतहाई नापाक चीज खड़ी हो। उसने बड़े नखरे और धुतकारने वाले अंदाज में दानिश का बाजू थामा और शदीद बेजारी से कहने लगी, दानिश, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, प्लीज इस मनहूस को सामने से हटाओ, इसका चेहरा देखकर मेरा दम घुट रहा है। दानिश ने फौरन महक के हाथ पर अपना हाथ रखा। उसका लहजा यकसर बदल गया, जिसमें हुरैन के लिए सिर्फ जहर और महक के लिए चापलूसी थी। एक सेकंड मेरी जान, तुम क्यों फिक्र करती हो? ये मामला मैं यहीं इसी वक्त निपटाए देता हूँ। दानिश ने अपने कुर्ते की अंदरूनी जेब में हाथ डाला और पहले से तैयार शुदा तलाक के कागजात निकालकर पूरे जोर से हुरैन के मुंह पर दे मारे। सफेद सफात हवा में लहराते हुए हुरैन के पैरों में जा गिरे। दानिश का चेहरा गैज़ व गज़ब से सुर्ख हो रहा था। उसने चबा चबा कर कहा, 1.5 साल की इस शादी में तुमने एक बेटी मेरे सर पर मारी है। मुझे लगा था बेटा होगा, मेरा नाम आगे बढ़ेगा, मेरी नस्ल चलेगी, मगर तुमने मुझे मायूसी के सिवा कुछ ना दिया। इसलिए मैंने महक से शादी कर ली है। इन कागजात पर दस्तखत कर देना, लेकिन तुम जैसी औरत का क्या भरोसा, ना जाने कब तक लटकाए रखो। इसलिए सुनो। उसने एक तवील सांस लिया, हुरैन की पथराई हुई आंखों में देखा जहां अब आंसू भी जम चुके थे, और अपनी आवाज को पूरे जाहिलाना जाहो जलाल के साथ बुलंद किया, मैं दानिश सदाकत अली अपने पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। लफ्ज क्या थे? हुरैन के सर पर गिरने वाले बिजली के 3 कड़कते हुए किवाड़े थे। कमरे के अंदर से नन्ही नेहा के रोने की धीमी सी आवाज उभरी, मगर बाहर खड़े उस सफाक बाप का दिल मोम न हुआ। हुरैन का सुहाग, उसका मान और उसकी आबरू एक ही पल में उसकी अपनी दहलीज पर बिखर चुके थे। दानिश के मुंह से निकलने वाले आखिरी लफ्ज ने हुरैन के पांव तले से जमीन ही नहीं जैसे कायनात ही खींच ली थी। उसने एक नजर सामने खड़े उस जोड़े पर डाली जो अपनी फतह पर मसरूर था। तलाक हो चुकी थी और अब उस दहलीज पर उसके तकद्दुस, उसकी मोहब्बत और उसकी आबरू का कोई हक बाकी ना रहा था। उसने कोई तकरार नहीं की, कोई फरियाद नहीं की और ना ही अपनी मजलूमियत का तमाशा बनाया। सदमे की आखिरी हद को छूकर वो यकदम फौलाद में बदल चुकी थी। जिस घर में उसकी इज्जत ना रही, वहाँ एक पल भी रुकना उसकी गैरत की मौत था। वो रुख मोड़ कर कमरे के अंदर आई। बिस्तर पर मासूम नेहा अब भी हाथ पांव मार रही थी। हुरैन ने गहरा सांस लेकर अपने आंसुओं को हलक में उतारा और अलमारी की तरफ बढ़ी। इस दुनिया में उसका अपना कहने को कोई न था। माँ बाप बरसों पहले मिट्टी की चादर ओढ़ चुके थे और ना कोई बहन भाई था जो उस दुख की घड़ी में उसका ढारस बनता। दानिश के अपने बहन भाई भी मुल्क से बाहर दियारे गैर में मुकीम थे, इसलिए उस मुतवस्सित इलाके के छोटे से फ्लैट में हुरैन बिल्कुल तन्हा थी। उसने कांपते हाथों से अलमारी के खुफिया खाने से वो छोटा सा डिब्बा निकाला जिसमें उसकी माँ बाप की आखिरी निशानी, उसका जाती जेवर रखा हुआ था। उसने उसे और अपने 2-3 जोड़े कपड़ों को एक छोटे से बैग में डाला। नेहा को अपनी ममता की गर्म चादर में लपेट कर कलीचे से लगाया, बैग कंधे पर टांगा और फ्लैट के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जाते हुए उसने ना तो मुड़कर उस फ्लैट को देखा जहाँ उसकी जिंदगी का 1.5 साल राख हुआ था,
और ना ही उन दो चेहरों पर निगाह डाली जो अब उसके लिए अजनबी हो चुके थे। रात के अंधेरे में 3 दिन की जचकी के टूटते हुए वजूद के साथ वो सड़क पर आ खड़ी हुई थी। उसके पास ना कोई छत थी, ना कोई ठिकाना। रात किसी न किसी तरह रेलवे स्टेशन के मुसाफिर खाने के एक सर्द कोने में नेहा को भूख और सर्दी से बचाते हुए गुजरी। अगले चंद दिन हुरैन के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा और भयानक इम्तिहान थे। वो शदीद जिस्मानी नकाहत और गहरे जहनी कर्ब के बावजूद गोद में नौजायदा बच्चे को लिए एक सस्ते किराए के कमरे की तलाश में दर बदर भटकती रही, जहाँ जाती लोग अकेली औरत और गोद में नन्हे बच्चे को देखकर शक की निगाह से देखते या फिर ऐसी शराइत रखते जो उसकी खुददारी परवार करती थी। 2 वक्त की रोटी और बच्ची के दूध के लिए उसने अपने जेवर का एक छोटा सा हिस्सा इंतहाई कम कीमत पर बेच दिया, मगर वो जानती थी ये रकम जल्द ही खत्म हो जाएगी और उसे अपने पांव पर खड़ा होना ही होगा। खुआरी और भटकन के उन तारीख दिनों में बिलाखिर उसकी हिम्मत और खुदा पर तवक्कल रंग लाया। एक दिन शहर के एक इंतहाई मसरूफ और मतमूल इलाके से गुजरते हुए उसकी नजरें एक बेहद खूबसूरत और शाहाना ब्यूटी सैलून पर पड़ी। ये शहर का एक बहुत बड़ा और नामवर सैलून था, जहाँ मर्द और खवातीन दोनों ही आराइश हुस्न और सिंगार के लिए आते थे। उस चमकती दमकती इमारत को देखकर हुरैन के दिमाग में जैसे एक धमाका हुआ और माजी का एक दरीचा खुल गया। उसे यकदम याद आया कि शादी से पहले वो खुद अपने घर में इस काम से वाबस्ता रही थी। वो चेहरों की शादाबी और फेशियल वगैरह का काम न सिर्फ जानती थी, बल्कि उस फन में बेहद माहिर भी थी। एकदम उसकी डूबती हुई उम्मीदों को जैसे तकिया मिल गया। हुरैन ने एक गहरा सांस लिया, अपनी चादर को दुरुस्त किया, दिल को मजबूत करके नन्ही नेहा को कलेजे से लगाया और उस आलीशान सैलून के शीशे के भारी दरवाजे को धकेल कर अंदर दाखिल हो गई। अंदर का माहौल बाहर की तपती सड़क से बिल्कुल मुख्तलिफ था, मगर हुरैन का मकसद वहाँ की चली हुई हवा नहीं, बल्कि अपनी बका की जंग थी। वो सीधी सैलून की मालकन मैडम फरहत के कैबिन की तरफ बढ़ गई। खुशकिस्मती से उस बड़े से सैलून की मालकन मैडम फरहत एक बेहद शफीक, संजीदा और रहमदिल खातून थी, जिनके चेहरे पर एक ठहराव और मतानत थी। हुरैन ने झिझकते हुए उनके सामने काम की दरख्वास्त रखी। मैडम फरहत ने हुरैन के उजड़े हुए हुलिये और गोद में लेटी मासूम बच्ची को गहरी नजरों से देखा। उनकी आंखों में एक सवाल उभरा, क्या तुम्हारे पास इस शोबे का कोई बाकायदा तजुर्बा है? हुरैन ने सच्चाई से सर नफी में हिला दिया और धीमी मगर खुददार आवाज में बोली, बाकायदा किसी बड़े इरादे का तजुर्बा तो नहीं, मगर मैं ये काम बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। फेशियल और जल्द की हिफाजत का काम मैंने बहुत बारीक बीनी से सीखा है। इस वक्त मुझे इस काम की शदीद जरूरत है। मैडम फरहत ने कुछ देर खामोशी से उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश की, जैसे वो उसकी रूह के अंदर झांक रही हूँ। वो एक मंजी हुई कारोबारी खातून थी, इसलिए उन्होंने हुरैन की आंखों में झांकते हुए चंद सीधे और खरे सवालात किए। देखो लड़की, मैं तुम्हें रख तो लूं, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम पर भरोसा कैसे किया जाए। कल को तुम यहाँ कोई चोरी चकारी तो नहीं करोगी या ऐसा कोई मामला, क्योंकि मेरे पास बहुत अमीर और बड़े लोग आते हैं। हुरैन की आंखों में आंसू तैर गए, मगर उसने नजरें नहीं झुकाई। गैरत और सच्चाई उसके लहजे से आया थी। मैं भूख से मर जाऊंगी, दरबदर ठोकरें खा लूंगी, मगर कभी हराम का एक निवाला अपने ही अपनी बच्ची के हलक में नहीं उतारूंगी। अगर मुझ पर एतबार ना हो तो आप बेशक मुझे आजमा कर देख लें। उनके दिल में हुरैन की सच्चाई उतर गई। वो वाकई एक बहुत ही नेक और शफीक खातून थी। उन्होंने नरमी से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर यकीन करती हूँ, लेकिन एक बात सुन लो, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा तनख्वाह नहीं दे सकूंगी, क्योंकि मेरा अमला पहले ही बहुत ज्यादा है और सब मुकर्रर है। हुरैन ने फौरन कहा, मुझे ज्यादा पैसों का लालच नहीं है, बस मेरी और मेरी बच्ची की दाल रोटी चल जाए, मेरे लिए इतना ही काफी है। मैडम फरहत की नजर दोबारा उस 3 दिन की नन्ही मासूम बच्ची पर पड़ी, जो चादर के अंदर पुरसुकून सो रही थी। एक माँ का दिल दूसरी माँ की बेबसी देखकर पिघल गया। उन्होंने एक लम्हा सोचा और फिर इंतहाई मोहब्बत भरे लहजे में बोली, और सुनो, जब तक तुम्हें अपने लिए कोई मुनासिब और महफूज घर नहीं मिल जाता, तुम इस सैलून के पिछली तरफ बने हुए छोटे क्वार्टर में रह सकती हो। वहां तुम्हारी बच्ची भी महफूज रहेगी और तुम्हें किराए की फिक्र भी नहीं होगी। ये सुनना था कि हुरैन के दिल पर छाया हुआ अंधेरा यकदम छट गया और उसकी आंखों से तशक्कुर के आंसू बह निकले। उसने खुदा का शुक्र अदा किया जिसने उस कठिन रास्ते में उसे एक फरिश्ता सिफत इंसान से मिला दिया था। मैडम फरहत बहुत अच्छे और इज्जतदार तरीके से हुरैन के साथ पेश आई और इस तरह इस शाहाना सैलून की छत तले हुरैन को अपनी और नेहा की जिंदगी का एक नया पुरवकार और महफूज ठिकाना मिल गया। शहर के सबसे मतमूल और तिजारती मरकज में वाक़ई 50 मंजिला फलक बोस इमारत के आखिरी फ्लोर पर जिलानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मरकजी हेडक्वार्टर था, जो मुल्क के तूलो अर्ज में फैली हुई एक अजीमुल शान सनती सल्तनत का दिल था। उस वक्त उस कॉर्पोरेट सल्तनत की सबसे बड़ी और पुरतायुश दफ्तर के वस्त में रखी गई सरबराही कुर्सी पर बेगम शहनाज जिलानी विराजमान थी। उनकी शख्सियत का दबदबा और रूप ऐसा था कि बड़े बड़े कारोबारी रकीब भी उनके सामने बात करते हुए 100 बार सोचते थे। वो सफेद लिबास में मलबूस, आंखों पर चश्मा लगाए, निहायत मतानत और जाहो जलाल के साथ फाइलें देख रही थी, मगर उनके चेहरे पर उस वक्त शदीद बरहमी और नागवारी के तासुरात वाज़ेह थे। आज का दिन उस सनती सल्तनत के लिए बेहद अहम था, क्योंकि बेगम शहनाज जिलानी ने आज अमेरिका से आने वाले आला सतही वफ्द के साथ एक बहुत बड़ी और अहम तरीन मीटिंग करनी थी।
तमाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी नशिस्तों पर मौजूद थे और करोड़ों डॉलर का ये सौदा फाइनल हो चुका था। मगर मामूल के मुताबिक इस बार भी उनका लापरवाह पोता जैन जिलानी वहां मौजूद नहीं था। जब मीटिंग का सारा वक्त गुजर गया और वक्त रुखसत हो गया, तब कहीं जाकर जैन जिलानी कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुआ। वो पूरा 1 घंटा लेट था। उसका हुलिया उसकी लापरवाही की गवाही दे रहा था। कोट के बटन खुले हुए, बाल बिखरे हुए और हाथ में कॉफी का मग पकड़े, वो चेहरे पर एक सरसरी सी माजरत लिए बेगम शहनाज जिलानी के सामने आ खड़ा हुआ। बेगम शहनाज जिलानी ने जैसे ही उसका यह गैर संजीदा हुलिया देखा, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जैन ने कॉफी का मग टेबल पर रखते हुए बड़े आराम से झूठ बोला, सॉरी दादी, रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज्यादा था इसलिए देर हो गई। उसके मुंह से ट्रैफिक का ये सफेद झूठ सुनकर बेगम शहनाज जिलानी ने उसे शदीद नागवारी और हकारत से घूरा। वो और वहां मौजूद तमाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये बात अच्छी तरह जानते थे कि वो किसी ट्रैफिक में नहीं फंसा था, बल्कि पिछले 1 घंटे से अपने पर्सनल कैबिन रूम में गहरी नींद सो रहा था। उसकी उस ढिठाई पर बेगम शहनाज जिलानी ने अपनी तफ्तीश का रुख सख्त किया और खुरदरी कड़कदार लहजे में बोली, मीटिंग खत्म हो चुकी है मिस्टर जैन जिलानी, और तुम इस लापरवाही की बदौलत आज तमाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तुम्हारी गैर जिम्मेदाराना शक्ल देखने को मिली है। जैन का लापरवाह चेहरा यकदम झटके से सीधा हो गया। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। उसने घबरा कर पूछा, क्या मतलब? बेगम शहनाज जिलानी ने सर्द लहजे में जवाब दिया, जी हाँ, मतलब वाज़े है कि मीटिंग खत्म हो चुकी है और मुआहदे पर दस्तखत हो चुके हैं। जैन ने तिलमिलाकर कहा, दादो ये आप क्या कह रही हैं? बेगम शहनाज जिलानी ने फौरन हाथ के इशारे से उसे टोकर इंतहाई पुरवकार मगर सख्त आवाज में बोली, हम इस वक्त ऑफिस में हैं मिस्टर जैन, यहाँ रिश्तों का नाता नहीं चलता। जैन ने अपनी पोजीशन संभालने की कोशिश की, अपना कोट दुरुस्त किया और संजीदा होने का नाटक करते हुए बोला, सॉरी चेयरवुमैन, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ऐसा क्यों हुआ? मेरे बगैर इतनी बड़ी मीटिंग का फैसला क्यों कर लिया गया? बेगम शहनाज जिलानी अपनी कुर्सी से खड़ी हुई। उनके चेहरे का जलाल देखने लायक था। उन्होंने फाइलों को यकजा करते हुए दो टोक अंदाज में कहा, हम इस मामले में बाद में तफसीली बात करेंगे। मैं जिलानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का इतना बड़ा मुस्तकबिल तुम्हारे जैसे लापरवाह इंसान की जिम्मे नहीं छोड़ सकती। तुम्हारी ये गैर संजीदगी और इदारे को डुबो देगी, और मैं जीते जी ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जैन जिलानी खामोश खड़ा अपनी दादी यानी चेयरवुमैन के उस फैसले पर अंदर ही अंदर सुलगने लगा, जबकि बेगम शहनाज जिलानी ने रुख मोड़कर वाज़ेह कर दिया कि उनके उसूलों के सामने किसी की लापरवाही कबूल नहीं की जाएगी। दफ्तर का वो तनाव अब उनके पुरसुकून और आलिशान बंगले के माहौल में मुंतकिल हो चुका था, मगर खामोशी अब भी किसी बड़े तूफान का पता दे रही थी। रात के खाने का वक्त था और उस आलिशान बंगले के वसी और अरीज डाइनिंग हॉल की चमकती हुई मेज पर लजीज पकवान सजे हुए थे। बेगम शहनाज जिलानी निहायत वक़ार के साथ अपनी मरकजी नशिस्त पर बैठी, जबकि जैन उनके सामने वाली कुर्सी पर खामोशी से निवाले तोड़ रहा था। दिन की झड़क के बाद वो माहौल को हल्का करने की कोशिश में था, क्योंकि उस वसी और अरीज बंगले में बस यही दो मकीन रहते थे, और जायदाद की फिक्र से हटकर जैन अपनी दादों से दिली तौर पर बेहद मोहब्बत करता था। बेगम शहनाज जिलानी ने पानी का ग्लास उठाया, एक घूंट भरा और निहायत संजीदा लहजे में गोया हुई, कल मैंने गफ्फार साहब को यहाँ बंगले पर बुलाया है। जैन ने झटके से सर उठाया। निवाला उसके हाथ में ही रुक गया। उसने हैरत से पूछा, गफ्फार साहब, हमारे फैमिली वकील? दादो खैर तो है, उन्हें अचानक इस वक्त क्यों बुलाया है? बेगम शहनाज ने अपनी तेज और तजुर्बाकार नजरें उसके चेहरे पर टिकाई और दो टोक अंदाज में बोली, जी, कल मैं अपनी सारी जायदाद और इस बिजनेस एम्पायर के लिए एक बाकायदा वसीयतनामा तैयार करवा रही हूँ। इसी सिलसिले में गफ्फार साहब को तमाम जरूरी कागजात के साथ याद किया है। ये सुनते ही जैन के दिल में एक गहरा खौफ उतरा, मगर ये खौफ सिर्फ जायदाद छिन जाने का नहीं था, बल्कि अपनी दादों के मुंह से वसीयत का लफ्ज सुनकर वो सच्चे दिल से उनके लिए फिक्रमंद हो गया था। उसने चम्मच मेज पर रखा। उसका लहजा यकसर बदल गया और तशवीश से बोला, अरे यार दादू, आप अचानक ये सब क्यों कर रही हैं? खुदा का शुक्र है आप अभी बिल्कुल भली चंगी हैं, इतनी सेहतमंद हैं, तो फिर इस वसीयतनामे की बातें क्यों? आप प्लीज ऐसी बातें मत किया करें। बेगम शहनाज जिलानी के चेहरे पर एक तल्ख मुस्कुराहट उभरी। उन्होंने अपने पोते की आंखों में झांकते हुए सर्द मगर हतमी लहजे में कहा, जी, मैं बिल्कुल सेहतमंद हूँ और इसीलिए होश और हवास में ये फैसला आप कर रही हूँ, ताकि मेरे मरने के बाद सब कुछ हकदारों को मिले। वरना जान, सच तो ये है कि तुम्हारा रवैया देख कर अब मुझे तुमसे कोई उम्मीद बाकी नहीं रही।
अगर तुम ऐसे ही रहे तो ये सब का सब फलाही इदारों में जाएगा, सब कुछ चैरिटी हो जाएगा। जैन तिलमिला उठा। वो कुर्सी से थोड़ा आगे झुका, शिकवा कुना अंदाज में बोला, यार दादू, अब हम घर पे हैं, कम से कम यहाँ तो ऑफिस का ये डिसिप्लिन और ये सख्त प्रोफेशनल अंदाज ना अपनाया करें। आप कब तक मुझसे इस तरह बात करती रहेंगी? मैं पोता हूँ आपका। इस घर में हम दोनों ही तो एक दूसरे का कुल असासा हैं। बेगम शहनाज जिलानी ने गुस्से से अपना हाथ मेज पर मारा। उनका लहजा दोबारा कड़कदार हो गया। नालायक पोते हो, तभी तो ये सब कह रही हूँ और ये कड़वा घूंट पी रही हूँ। तुम्हारी इसी लापरवाही और गैर संजीदा रवैये की वजह से मैंने ये फैसला किया है कि मैं ये सारी की सारी जायदाद और बिजनेस किसी बड़े फलाही इदारे के नाम लिखवा जाऊंगी, सब कुछ चैरिटी में दे दूंगी। तुम इस अजीम सल्तनत को संभालने के काबिल ही नहीं हो। सैन का चेहरा जर्द पड़ गया। वो गड़बड़ा कर बोला, दादो प्लीज ऐसा मत करें। आप सारा बिजनेस चैरिटी में कैसे दे सकती हैं? बेगम शहनाज जिलानी ने उसे खामोश रहने का इशारा किया और अपनी शर्त उसके सामने रखी। ठीक है, अगर तुम ये सब बचाना चाहते हो तो मेरी एक शर्त सुन लो। तुम्हें मुझे खुद को बदल कर दिखाना होगा, एक जिम्मेदार बाप और एक मुखलिस शौहर बनकर दिखाना होगा। शादी करो, अपना खानदान बनाओ और उस खानदान को जिम्मेदारी से चला कर दिखाओ। अगर तुम इस खानदानी इम्तिहान में कामयाब रहे और तुम्हारे अंदर एक जिम्मेदार इंसान जाग गया तो ये सारी जायदाद तुम्हारी होगी। वरना याद रखना, गफ्फार साहब कल वसीयत लिखेंगे और मेरा एक एक रुपया गरीबों और फलाही इदारों में बांट दिया जाएगा और तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। उनका ये फैसला हतमी और कड़ा था, जिसने जैन जिलानी को अंदर तक हिला कर रख दिया था। वो खाने की मेज से उठकर सीधा अपने कमरे में आया और बेचैनी से चक्कर काटने लगा। अरबों रुपए की ये सल्तनत उसके हाथ से रेत की तरह फिसल रही थी। उसी अस्तराब की हालत में उसने अपने सबसे करीबी और राजदार दोस्त शान को फोन किया और उसे बंगले पर बुला लिया। शान जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, जैन ने सर पकड़कर उसे पूरी सूरत हाल से आगाह किया। शान ने कुछ देर सोचा और फिर संजीदगी से बोला, तो फिर देर किस बात की है यार, शादी कर लो और ये झंझट खत्म करो। जैन ने झटके से सर उठाया और तिल मिलाकर बोला, पागल हो गए हो क्या शान? इतनी जल्दी कहाँ से शादी कर लूं? लड़की कहाँ से ढूंढूं? ऐसे कैसे मैं अचानक किसी को ब्याह कर ले आऊं? ये सब मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या ही कर सकता हूं मैं। शान ने अपने कंधे उचकाए और घड़ी की तरफ देखते हुए बोला, तो फिर देख ले भाई कि अब तुम क्या कर सकते हो। अब सुबह वकील आ रहा है, वक्त बिल्कुल नहीं है तुम्हारे पास। या तो अपनी जिद पर अड़े रहो या ये सारी जायदाद छोड़ दो या फिर कोई रास्ता निकालो। सैन ने पूरी रात उसी शशोपंज और बेचैनी में गुजार दी। अंधेरा छट चुका था और सुबह की पहली किरण के साथ ही आलीशान बंगले के सदर दरवाजे पर फैमिली वकील गफ्फार साहब अपना स्याह ब्रीफ केस लिए दाखिल हो गए। डाइनिंग हॉल में मेज पर वसीयत के कागजात फैले हुए थे। बेगम शहनाज जिलानी निहायत मतानत से कुर्सी पर बैठी थी और गफ्फार साहब उनके सामने कागजात दुरुस्त कर रहे थे। जैन दूर खड़ा कांपते दिल के साथ ये सब देख रहा था। उसकी पेशानी पर पसीने के कतरे नमूदार हो चुके थे। गफ्फार साहब ने ऐनक दुरुस्त की, कलम बेगम शहनाज के हाथ में दिया और बोले, बेगम जिलानी, आप यहाँ दस्तखत कर दें तो आपकी ये वसीयत कानूनी तौर पर नाफिज हो जाएगी और आपके बाद ये सारी जायदाद फलाही इदारों को मुंतकिल हो जाएगी। बेगम शहनाज जिलानी ने एक सर्द सांस लिया और जैसे ही वो कागज पर साइन करने के लिए कलम को नीचे लाई, जैन की बर्दाश्त का बंधन टूट गया। वो तख्लीक करदा झूठ पर तकिया करते हुए तेजी से आगे बढ़ा और बोला, 1 मिनट रुक जाए दादो, प्लीज 1 मिनट रुक जाए। बेगम शहनाज ने कलम रोकर अपनी अकाबी नजरें उठाकर उसे देखा। उनके चेहरे पर सख्त नागवारी थी। अब क्या बात है नालायक? जैन ने झूठ का ऐसा ताना बाना बुना जो उसने रात भर जाग कर तैयार किया था। वो बोला, दादू, आपको एक बहुत बड़ी सच्चाई का पता भी नहीं है। मैं आपको बहुत पहले ही ये सब बताना चाहता था लेकिन हालात ऐसे थे कि मैंने बताया नहीं। सच तो ये है दादू कि मैंने अभी 1 साल पहले शादी कर ली है। ये सुनना था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नचाने वाली चेयरवुमन बेगम शहनाज के हाथ से कलम छूटते छूटते बचा। वो हैरत और सदमे के मिले जुले तासरात के साथ बोली, क्या तुमने शादी कर ली है और मुझे बताया क्यों नहीं? जैन ने फौरन मजलूम सी शक्ल बना ली और अपनी आवाज में झूठी नदामत घोलकर बोला, दादू, असल में उसके घर वाले हमारी इस शादी के सख्त खिलाफ थे। वो मान नहीं रहे थे ना, इसलिए मुझे डर था कि कोई तमाशा ना बन जाए। इसीलिए मैंने उस वक्त चुपके से कोर्ट मैरिज कर ली थी। बेगम शहनाज जिलानी की तजुर्बाकार आंखें अब भी उसका चेहरा पढ़ रही थी।
انہوں نے وکیل غفار صاحب کو رکنے کا اشارہ کیا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا، اگر شادی کر لی ہے تو اب کہاں ہے وہ لڑکی؟ زین نے تھوک نگلا اور شہر کے سب سے پوش علاقے کا نام لیتے ہوئے جھوٹ کی اگلی کڑی جوڑی، وہ اس وقت ڈیفینس والے گھر میں رہ رہی ہے دادو، میں نے اسے وہیں رکھا ہوا ہے۔ بیگم شہناز نے اسے ایک پل کی مہلت نہ دی اور فوراً دبدبے سے بولی، اچھا تو پھر اسے ابھی اور اسی وقت یہاں بنگلے پر بلاؤ، میں خود دیکھوں کہ جیلانی خاندان کی بہو کون بنی ہے۔ زین اندر سے بری طرح کانپ اٹھا۔ اس نے سوچا تھا کہ دادو شادی کا سن کر غصہ کریں گے اور بات چل جائے گی، مگر یہاں تو معاملہ فوراً آمنے سامنے کا ہو گیا تھا۔ اب وہ کیا چال چلے؟ اس نے فوراً سے پینترا بدلا اور بولا، نہیں دادو، وہ ابھی تو یہاں بالکل نہیں آ سکتی، کیونکہ ابھی جو ہے نا اس کی طبیعت کچھ صحیح نہیں ہے۔ طبیعت صحیح نہیں ہے کیا مطلب؟ بیگم شہناز نے بھویں اچکائیں۔ اسی لمحے زین کے دماغ میں بجلی کی طرح ایک انوکھا اور زبردست خیال آیا۔ اس نے پورے اعتماد کا لبادہ اوڑھا اور ایک ایسا جھوٹ بولا جس کا توڑ دادو کے پاس بھی نہیں تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کی دادو کو بیٹیوں سے بے حد پیار ہے۔ وہ ہمیشہ سے ایک معصوم بچی کی خواہش رکھتی تھی، مگر ان کے پورے خاندان میں پچھلے 40 سالوں سے کبھی کوئی بیٹی پیدا ہی نہیں ہوئی تھی۔ ہر طرف صرف لڑکے ہی لڑکے پیدا ہوتے رہے تھے۔ زین نے گہرا سانس لیا اور جذباتی سا چہرہ بنا کر بولا، دادو، وہ اصل میں نا میری ایک ننھی سی بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ وہ ابھی بہت ہی چھوٹی ہے، اس لیے میری بیوی ابھی زچگی کی وجہ سے کہیں آتی جاتی نہیں ہے اور گھر پر ہی آرام کر رہی ہے۔ یہ سننا تھا کہ سخت مزاج اور روبدار بیگم شہناز جیلانی تو جیسے خوشی سے پھولے نہ سمائیں۔ ان کا چہرہ کھل اٹھا اور آنکھوں میں برسوں پرانی ممتا کی چمک ابھر آئی۔ ان کے چہرے کی سختی یکدم پگھل گئی۔ انہوں نے وصیت کے کاغذات پر سے اپنا ہاتھ اٹھایا اور غفار صاحب کی طرف دیکھ کر بولی، غفار صاحب، ابھی میں ان کاغذات پر دستخط نہیں کر رہی ہوں، اس سائن کو یہیں روک دیں، میں ذرا دیکھوں تو صحیح یہ نالائق کسی قابل بنتا ہے یا نہیں۔ پھر انہوں نے زین کی طرف رخ کیا۔ ان کا لہجہ اب بھی روبدار تھا، مگر اس میں اب ایک انوکھی خوشی چھپی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں 2 دن کا وقت دیتی ہوں۔ ان 2 دنوں میں تم اپنی بیوی اور میری پوتی کو لے کر اس بنگلے میں آؤ گے۔ اگر تم 2 دن میں انہیں یہاں نہ لائے تو یاد رکھنا، غفار صاحب پرسوں دوبارہ آئیں گے اور وصیت فائنل ہو جائے گی۔ زین نے جیسے تیسے سر ہلایا، مگر غفار صاحب کے جانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ کر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ اس نے دادو کے سامنے اتنا بڑا اور بھیانک جھوٹ تو بول دیا تھا، مگر اب وہ بری طرح پھنس چکا تھا۔ اسے لگا تھا دادو بغیر بتائے شادی کرنے پر خوب ادھم مچائیں گی، غصہ کریں گی اور کہیں گی کہ اس لڑکی کو چھوڑ دو، طلاق دے دو، اور کہانی اس موڑ پر ختم ہو جائے گی کہ وہ جائیداد کی خاطر دادو کے کہنے پر اس فرضی لڑکی کو چھوڑنے کا ناٹک کر لے گا۔ مگر یہاں تو بازی بالکل الٹ گئی تھی۔ دادو غصہ کرنے کے بجائے خوشی سے دیوانی ہو رہی تھی، اور اب وہ اس فرضی لڑکی سے ملنے اور اپنی ننھی پوتی کو کلیجے سے لگانے کی ضد کر رہی تھی۔ زین دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھامے صدمے کی حالت میں سوچ رہا تھا کہ اب وہ 2 دن کے اندر کہاں سے 1 سال پرانی بیوی اور ایک معصوم ننھی بچی کا بندوبست کرے گا۔ اس شدید ذہنی تناؤ اور پریشانی سے اس کا سر پھٹا جا رہا تھا، اور اس وقت اسے ذہنی سکون کی شدید ضرورت تھی۔ وہ بنگلے کی گھٹن سے بھاگنے کے لیے گاڑی سٹارٹ کر کے سیدھا میڈم فرحت کے اسی نامور پرسکون اور پرتعیش بیوٹی سالون کی طرف نکل کھڑا ہوا، جہاں وہ اکثر اپنے سر کے مساج اور شدید تھکن کے بعد خود کو ریلیکس کرنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ میڈم فرحت کے ساتھ زین کی بہت پرانی شناسا خاندانی مراسم اور گہری دوستی تھی۔ وہ اسے بالکل اپنے سگے بیٹوں کی طرح عزیز رکھتی تھی اور اس کے مزاج سے بخوبی واقف تھی۔ جیسے ہی زین سالون کے اندر داخل ہوا اور میڈم فرحت نے اس کے چہرے پر پھیلی ہوائیاں اور بدحواسی دیکھی، تو وہ فکر مندی سے آگے بڑھی اور محبت بھرے لہجے میں پوچھا، کیا ہوا بیٹا، آج بڑے پریشان لگ رہے ہو، سب خیریت تو ہے نا؟ زین نے سامنے رکھے نرم صوفے پر ڈھیر ہوتے ہوئے ایک لمبا اور گہرا سانس لیا اور اپنی بے انتہا بے چینی کا اظہار کیا۔ میڈم فرحت اس کی اندرونی حالت کو فوراً بھاپ گئی۔ انہوں نے ملازم کو اشارہ کیا اور خود کچن کی طرف گئی، جہاں وہ زین کے لیے اس کی پسندیدہ گرما گرم کافی بنا کر لائی اور اس کے ساتھ میں کچھ ٹافیاں بھی پلیٹ میں رکھ دی۔ کافی کا مگ اس کے لرزتے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے وہ اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھی اور نہایت شفقت سے پوچھا،
کہ آخر ایسا کیا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے جس نے زین جیلانی کو اس حال میں پہنچا دیا؟ زین نے کافی کا ایک گھونٹ بھرا اور اب تک ہونے والا سارا قصہ، دادو کی جائیداد اسے آگ کرنے کی سخت دھمکی، وکیل غفار صاحب کی آمد اور پھر اس سنگین صورتحال میں جائیداد بچانے کی خاطر منہ سے نکلا ہوا وہ بھیانک جھوٹ ایک ایک کر کے میڈم فرحت کے سامنے اگل دیا۔ اس نے بتایا کہ کس طرح اس نے دادو کو بیٹی کی پیدائش کا جھوٹا لالی پاپ دیا ہے اور اب دادو نے 2 دن کے اندر بہو اور پوتی کو بنگلے پر لانے کی سخت شرط رکھ دی ہے۔ ساری بات سن کر میڈم فرحت نے افسوس اور صدمے سے سر ہلایا، ان کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی اور وہ بولی، زین بیٹا، تم نے جذبات میں آ کر جھوٹ تو بہت ہی بڑا اور خطرناک بول دیا ہے۔ زین نے مایوسی اور بے بسی سے کافی کا آدھا مگ سامنے میز پر رکھا اور اپنے بال نوچتے ہوئے بولا، بس آنٹی، کیا کروں، میں اس وقت اربوں روپے کی جائیداد اور بزنس ہاتھ سے نکلتے دیکھ کر عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ جلدی میں منہ سے جو نکل گیا اب تو میری سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ میں کیا کروں، کہاں سے لاؤں 2 دن میں بیوی اور بچی؟ میری تو پوری زندگی داؤ پر لگ گئی ہے۔ وہ دونوں اسی گہری اور سنجیدہ گفتگو میں مصروف تھے کہ اچانک سالن کے اندرونی حصے سے دوسری لڑکی صوبیہ کی بلند آواز گونجی، حورین، دیکھو نیہا نیند سے اٹھ کر رو رہی ہے، اسے جلدی سے دیکھ لو، کلائنٹ بھی آنے والا ہے۔ حورین جو ابھی ایک کلائنٹ کا پیشر اور لمبا کام ختم کر کے شدید تھکی ہاری ایک خالی کرسی پر بیٹھی تھی، صوبیہ کی آواز سنتے ہی فوراً چونک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ تیزی سے اندرونی کمرے کی طرف گئی جہاں معصوم نیہا رو رہی تھی۔ حورین نے اسے اپنی گود کی گرماہٹ دی، کلیجے سے لگایا اور ہلکی ہلکی تھپکی دے کر دوبارہ سلانے لگی۔ صوفے پر بیٹھے زین نے کمرے کے کھلے دروازے سے حورین اور اس کی روتی ہوئی بچی پر ایک سرسری اور بے دہانی سی نظر ڈالی، مگر اس وقت اس کا اپنا دماغ اتنی الجھنوں میں گم تھا کہ اس نے حورین پر کوئی خاص دھیان نہیں دیا اور رخ موڑ کر دوبارہ میڈم فرحت کے ساتھ اپنی باتوں میں مگن ہو گیا۔ میڈم فرحت نے کچھ دیر گہری سوچ کے سمندر میں ڈوبنے کے بعد زین کے چہرے کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک دم چمک ابھری اور چہرے پر ایک ٹھہراؤ آ گیا۔ وہ دھیرے سے بولی، اچھا زین سنو، میرے پاس تمہاری اس اتنی بڑی اور ناممکن مصیبت کا ایک بہت بہترین حل ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے زین کو حورین کا پورا پس منظر اور حوالہ دیا کہ کس طرح وہ ایک معصوم نوزائیدہ بچی کے ساتھ اس وقت دنیا میں بالکل اکیلی، بے آسرا اور شدید ضرورت مند ہے۔ میڈم فرحت کی بات سن کر زین کی مرجھائی ہوئی آنکھوں میں امید کی ایک نئی اور زبردست چمک ابھری۔ وہ کرسی پر آگے کو جھکا اور بے تابی سے بولا، آنٹی، اگر واقعی ایسا ہے تو آپ پلیز ایک بار اس لڑکی سے خود بات کر کے پوچھ لینا۔ اگر وہ اس معاہدے پر راضی ہو جاتی ہے تو میری تو ڈوبتی ہوئی کشتی کنارے لگ جائے گی اور میری زندگی بچ جائے گی۔ آپ جو کہیں گی میں کرنے کو تیار ہوں۔ زین کو اسی صوفے پر کافی کے مگ کے ساتھ بٹھا کر میڈم فرحت اٹھیں اور اندرونی کمرے کی طرف آئیں، جہاں حورین ننھی نیہا کو دوبارہ سلا کر اب بالکل فارغ ہو چکی تھی اور اس کے چہرے پر مستقبل کی فکریں صاف لکھی تھی۔ میڈم فرحت نے نہایت محبت اور نرمی سے حورین کو اپنے پاس بیڈ پر بٹھایا، اس کا کانپتا ہوا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما اور اسے ماں کی طرح سمجھانے لگی، دیکھو حورین بیٹا، تم میری بیٹیوں کی طرح ہو اور میں تمہارے حالات سے اچھی طرح واقف ہوں۔ اس وقت تم اس پوری دنیا میں بالکل اکیلی ہو، تمہارا کوئی سہارا نہیں ہے اور اتنی چھوٹی معصوم بچی کو گود میں لیے اس بے رحم اور ظالم دنیا میں اکیلے عزت کے ساتھ زندگی گزارنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ قدم قدم پر لوگ نوچنے کو دوڑتے ہیں۔ تمہارے اور تمہاری اس ننھی نیہا کے محفوظ مستقبل کے لیے بہتری اسی میں ہے کہ تم میری ایک بات مان لو۔ حورین نے سوالیہ اور حیرت زدہ نظروں سے میڈم فرحت کو دیکھا۔ میڈم فرحت نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، باہر ایک بہت امیر اور معزز خاندان کا لڑکا بیٹھا ہے، اسے اپنی جائیداد بچانے کے لیے چند دنوں کے لیے ایک فرضی بیوی اور بچی کی ضرورت ہے۔ اگر تم یہ ڈرامہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ تو اس کام کے بدلے تمہیں اتنے اچھے خاصے پیسے ملیں گے کہ تمہاری زندگی کی تمام مالی تنگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی اور تم اپنی بیٹی کو ایک بہت شاندار زندگی دے سکو گی۔ یہ صرف چند دنوں کی بات ہے بیٹا، میری خاطر ایک بار تم اس لڑکے سے خود مل کر بات کر کے دیکھ لو۔ اگر تمہیں اس کی باتیں اور شرائط صحیح لگے تو اپنے اور نیہا کے اچھے مستقبل کے لیے اس ڈیل کے لیے ہاں کر دو۔ حورین میڈم فرحت کی بات سن کر گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ معصوم نیہا کا معصوم چہرہ دیکھ کر اپنے حالات اور بے بسی کا اندازہ لگا کر بالآخر اس نے زین سے بات کرنے کے لیے ہاں کر دی۔ میڈم فرحت نے حورین کو باہر بلانے کے بجائے زین کو ہی اندر کمرے میں بلا لیا۔ وہ زین کے پاس آئیں اور بولی،
जैन बेटा, तुम दोनों आपस में तसल्ली से बात कर लो। मैं बाहर जा रही हूँ ताकि तुम लोग खुलकर अपनी शराइत तय कर सको। ये कहकर मैडम फरहत कमरे से बाहर चली गई और दरवाजा भेड़ दिया। जैन जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, उसने हुरैन को देखा। हुरैन की आंखों में एक वक़ार और चेहरे पर संजीदगी थी। जैन ने बज़ाहिर लापरवाह होने के बावजूद एक सुलझे हुए इंसान की तरह एहतराम से उसे देखा और आगे बढ़कर बोला, अस्सलाम वालेकुम। हुरैन ने धीमे लहजे में सलाम का जवाब दिया। जैन ने अपने बाल दुरुस्त किए और बिना कोई वक्त जाया किए सीधा असल बात पर आया। उसने हुरैन की तरफ देखा और बिना किसी लगी लिपटी के साफ और खरे लहजे में बोला, देखें, मैं आपसे कोई लगी लिपटी बात नहीं करूंगा। मेरा और आपका 6 महीने का एक मुआहदा होगा और उस दौरान आपको दुनिया के सामने मेरी बीवी होने का नाटक करना होगा। हुरैन ने उसकी बात बहुत गौर से सुनी, फिर अपनी चादर को दुरुस्त करते हुए उसकी आंखों में झांका। उसका लहजा बेहद पुख्ता और दो टोक था। वो बोली, ठीक है, मुझे आपकी सारी बातें मंजूर है, लेकिन मेरी बस एक ही शर्त है, मैं निकाह के बगैर आपके साथ उस बंगले में नहीं रह सकती। ड्रामा अपनी जगह, लेकिन दुनिया और खुदा के सामने मैं आपकी कानूनी बीवी बनकर ही वहां जाऊंगी। जैन एक लम्हे के लिए बिल्कुल खामोश हो गया और गहरी सोच में डूबकर उसे देखने लगा, मगर अगले ही लम्हे उसने सोचा कि उसके पास वक्त बिल्कुल नहीं है और जायदाद बचाने का यही एक वाहिद रास्ता है। उसने इस बात में सर हिलाया और बोला, ठीक है, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। ये सब बस 6 महीने की बात है। 6 महीने के बाद आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। हम तलाक ले लेंगे, लेकिन उस अरसे के दौरान आपकी इज्जत, आपकी बेटी की हिफाजत और आपकी हर जरूरत मेरी जिम्मेदारी होगी। मैं आप दोनों का हर तरह से ख्याल रखूंगा और आपको इसका बहुत अच्छा मुआवजा भी मिलेगा। जब दोनों के दरमियान ये डील फाइनल हो गई तो मैडम फरहत कमरे के अंदर आई और उन्होंने हुरैन के चेहरे के तासुरात देखकर अंदाजा लगा लिया कि बात बन गई है। अब करीबी मस्जिद के इमाम साहब को सलान में ही बुलाया गया। बगैर किसी धूमधाम और बिना किसी सजावट के इंतहाई सादगी के साथ चंद गवाहों के बीच हुरैन और जैन का निकाह पढ़ा दिया गया। निकाह के बाद अब जैन के साथ हुरैन की रुखसती का वक्त था। जैन ने हुरैन की तरफ देखा और पूछा, आपका सामान कहाँ रखा है? हुरैन ने एक तरफ इशारा किया जहां उसका वही पुराना छोटा सा ब्रीफ केस रखा हुआ था, जिसमें उसके 2-3 जोड़े और वालदैन की निशानियां थी। हुरैन ने धीमे से कहा, बस यही है मेरा सामान। जैन ने हैरत से उस छोटे से ब्रीफ केस को देखा और बोला, अच्छा ठीक है। हुरैन ने अपना वो छोटा सा ब्रीफ केस उठाया और मैडम फरहत के गले लगकर नम आंखों के साथ उन्हें अलविदा कहा। मैडम फरहत ने बेइंतहा मोहब्बत और शफकत से उसकी पेशानी चूमी और गीले लहजे में बोली, अब इस बूढ़ी को भूल तो नहीं जाओगी हुरैन? मिलने तो आया करोगी ना? शक्ल तो दिखाओगी? हुरैन ने उनका हाथ थाम कर रोते हुए कहा, मैं आपको कभी नहीं भूल सकती आंटी। आपने मेरी इस वक्त इतनी बड़ी मदद की है जब दुनिया में मेरा कोई नहीं था। आपकी वजह से आज मैं इतने सुकून में हूँ। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, पर आप मेरे लिए बिल्कुल मेरी माँ की जगह है। ये सुनकर मैडम फरहत ने दोबारा उसे अपने सीने से लगा लिया। अब फाइनल रुखसती के वक्त मैडम फरहत आगे बढ़ी और उन्होंने बिस्तर से नन्ही बच्ची को उठाया, जो अभी बमुश्किल 1 महीने की मासूम सी जान थी। वो मुस्कुराते हुए सीधा जैन की तरफ बढ़ी और उसे जैन की गोद में देने लगी। जैन ने जैसे ही मैडम फरहत को बच्ची को इसकी तरफ लाते देखा तो बुरी तरह घबराकर 2 कदम पीछे हटा। उसके हाथ पांव फूल गए और वो बदहवासी में बोला, अरे आंटी, ये आप क्या कर रही हैं? ये बहुत छोटी है, मुझसे नहीं संभाली जाएगी, कहीं गिर न जाए। मैडम फरहत ने उसकी ये शक्ल देखकर मोहब्बत से उसे घूरा और हंसते हुए बोली, पागल हो, संभाल क्यों नहीं सकते? बाप बने फिर रहे हो और बेटी को गोद में लेने से डर रहे हो? चलो शाबाश, पकड़ो इसे। ये कहकर उन्होंने जैन के लरसते हुए हाथों पर जबरदस्ती बच्ची को रख दिया। जैन बिल्कुल लकड़ी की तरह अकड़ गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इतनी नाजुक सी जान को कैसे थामे। इसलिए बिल्कुल ऊल जलूल बेढंगे तरीके से बच्ची को पकड़ा, जैसे उसके बाजुओं में कोई नाजुक शीशे का बर्तन रख दिया गया हो, जिसे जरा सी जुम्बिश लगी तो वो टूट जाएगा। हुरैन ने जैन की मुसक्काखेज हालत देखकर धीमे से कहा, ये बहुत छोटी है, आप इसे ऐसे नहीं संभाली जाएगी। मैं बाद में आपको इसका सही तरीका समझाऊंगी। हुरैन ने आगे बढ़कर बच्ची को जैन की गोद से वापस अपनी ममता की महफूज गोद में ले लिया। बच्ची को हुरैन की गोद में देखकर जैन ने झिझकते हुए पूछा, बाय द वे, बच्ची का नाम क्या है? हुरैन ने प्यार से अपनी बच्ची को देखा और बोली, नेहा।
زین نے سر ہلایا۔ اچھا۔ پھر اس نے حرین کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نہایت سنجیدگی سے کہا، اور ایک بات، حرین، اب بچی کی جو بھی ڈاکیومنٹیشن بنواؤ گی اس میں باپ کے نام کے خانے میں زین جیلانی نام لکھا جائے گا۔ حرین نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کے یہ الفاظ سنتے ہی جیسے ایک بہت بڑا بوجھ حرین کے دل سے یک دم اتر گیا۔ اس کے ذہن میں اپنے سابقہ شوہر دانش کا وہ مکروہ چہرہ گھوما جس نے اپنی سگی بیٹی تک کو ٹھکرا دیا تھا۔ حرین نے گہرا سانس لیا اور سوچا کہ چلو، چاہے یہ رشتہ ایک معاہدہ ہی کیوں نہ ہو، کم از کم اس کی معصوم بیٹی کو دنیا کے سامنے ایک باپ کا نام اور پہچان تو مل گئی۔ اس نے اپنا بریف کیس سنبھالا اور اس زین جیلانی کے ساتھ سالن سے باہر نکل آئی۔ اب اس کا ایک نیا فرضی مگر نکاح کا سچا رشتہ جڑ چکا تھا اور وہ اپنی زندگی کے ایک بالکل نئے سفر پر روانہ ہو رہی تھی۔ بنگلے کے شاندار اور وسیع و عریض آہنی دروازے کھلتے ہی زین کی چمکتی ہوئی کالی گاڑی اندر داخل ہوئی اور ایک بہت بڑے خوبصورت فوارے کے سامنے آ کر رک گئی۔ حرین نے جیسے ہی گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر قدم رکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ سامنے ملازمین کی ایک پوری فوج قطار بنا کر کھڑی تھی، جن کے ہاتھوں میں گلاب کی پتیوں سے بھرے ہوئے تھال تھے۔ جیسے ہی حرین معصوم نیہا کو کلیجے سے لگائے باہر آئی، بیگم شہناز جیلانی کے اشارے پر ملازمین نے ان پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کرنا شروع کر دی۔ پورا ماحول گلاب کی بھینی بھینی خوشبو سے مہک اٹھا۔ بیگم شہناز جیلانی، جن کے چہرے پر اس وقت روایتی سختی کا نام و نشان تک نہیں تھا، نہایت والہانہ انداز میں تیزی سے آگے بڑھی۔ انہوں نے محبت سے حرین کو گلے سے لگا لیا اور بڑی اپنائیت سے اس کا ماتھا چوما۔ پھر ان کی نظر حرین کی گود میں لیٹی ننھی نیہا پر پڑی تو ان کے چہرے پر ممتا اور خوشی کے انوکھے رنگ بکھر گئے۔ انہوں نے لرزتے ہاتھوں سے نیہا کو حرین کی گود سے لے لیا، اسے اپنے سینے سے لگایا اور آسمان کی طرف دیکھ کر شکر گزار لہجے میں بولی، یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے میری پڑ پوتی کا منہ دکھایا۔ انہوں نے نیہا کے معصوم چہرے کو چوما اور پھر انتہائی جذباتی ہو کر حرین کی طرف دیکھا۔ بہو، تمہیں معلوم ہے پورے 40 سال بعد جیلانی خاندان میں کوئی بیٹی پیدا ہوئی ہے؟ ہماری تو نسلوں میں صرف لڑکے ہی پیدا ہوتے آئے ہیں۔ تم نے میری برسوں پرانی مراد پوری کر دی بیٹا۔ ان کا یہ بے پناہ پیار اور خلوص دیکھ کر حرین کا دل اندر سے کٹ کر رہ گیا۔ وہ سوچنے لگی کہ کاش یہ سب ایک ناٹک نہ ہوتا، کیونکہ بیگم شہناز تو اسے سچے دل سے اپنی بہو مان چکی تھی۔ بیگم شہناز جیلانی ان دونوں کو لے کر اندر عالیشان لاؤنج میں آئیں اور حرین کو اپنے برابر صوفے پر بٹھا لیا۔ نیہا کو گود میں کھلاتے ہوئے انہوں نے حرین سے دھیمے لہجے میں کچھ عام سے سوالات پوچھنا شروع کیے۔ بیٹا، تمہارا میکا کہاں ہے اور تم دونوں اتنے دن مجھ سے دور کیوں رہے؟ حرین نے ایک گہرا سانس لیا، اپنی گھبراہٹ کو چھپاتے ہوئے زین کے سکھائے ہوئے جوابات نہایت سلیقے اور سچائی کے تاثر کے ساتھ دینے کی شروع کر دیے۔ اس نے بتایا کس طرح حالات کی وجہ سے وہ اب تک سامنے نہیں آ سکی اور وہ اب صرف اپنی دادی ساس کی برکتیں سمیٹنے یہاں آئی ہے۔ حرین کی پراعتماد سلجھے ہوئے اور دھیمے لہجے نے بیگم شہناز کا دل جیت لیا اور ان کے دل میں اپنی اس نئی بہو کے لیے احترام اور محبت مزید بڑھ گئی۔ دور کھڑا زین یہ سب دیکھ کر سکون کا سانس لے رہا تھا کہ چلو، حرین نے پہلی ہی پیشی میں دادو کو بالکل مطمئن کر دیا۔ بنگلے میں آنے کے بعد حرین نے خود کو صرف ایک مہمان سمجھ کر کمرے تک محدود نہیں رکھا۔ وہ صبح سویرے اٹھ جاتی اور گھر کے کاموں میں ملازمین کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیتی۔ جب وہ کچن میں جا کر برتن سمیٹنے لگتی یا لاؤنج کی صفائی کرنے لگتی تو گھر کے ملازمین بری طرح گھبرا جاتے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر کہتے، نہیں نہیں میڈم، خدا کے لیے آپ ایسا مت کریں، اگر بڑی بیگم صاحبہ نے آپ کو کام کرتے دیکھ لیا تو ہم پر بہت غصہ کریں گی، ہمیں اس بات کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ ملازمین کی بات سن کر حرین ہلکا سا مسکراتی اور بڑے اطمینان سے کہتی، ارے اس میں گھبرانے والی کیا بات ہے، کیا ہو گیا؟ اگر میں نے تھوڑا ہاتھ بٹا دیا، یہ اب میرا بھی تو گھر ہے، میں بھی تو اسی گھر کی ایک فرد ہوں نا، تو پھر گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دادو دور کھڑی چپ چاپ حرین کے اس سلیقے، عاجزی اور گھریلو پن کو دیکھتی نہ ان کا دل اندر ہی اندر خوشی سے نہال ہو جاتا کہ ان کے پوتے کو کتنی فرما بردار اور سلجھی بیوی ملی ہے۔ شام کو جب زین دفتر سے تھکا ہارا لوٹا تو جیسے ہی اس نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا وہ یکدم ٹھٹک کر رہ گیا۔ اسے لگا جیسے وہ کسی اور کے کمرے میں آ گیا ہو۔ ہر چیز اتنی سمٹی ہوئی نفاست اور سلیقے سے اپنی جگہ پر موجود تھی کہ پورا کمرہ چمک رہا تھا۔ وہ حیرت سے حرین کو دیکھنے لگا اور بولا، یہ سب اتنی جلدی اور اتنے سلیقے سے پوری سیٹنگ کس نے کی؟ کیا یہ سب تم نے کیا ہے؟ حرین نے چادر درست کرتے ہوئے دھیمے سے جواب دیا، جی میں نے ہی کیا ہے۔ زین کے دل میں حرین کے لیے عزت مزید بڑھ گئی۔ اس نے نرمی سے کہا، بہت اچھا لگا دیکھ کر، لیکن سچ کہوں تو اس سب کی کوئی ضرورت نہیں تھی، تم آرام کرتی، یہاں ملازمین کی کوئی کمی نہیں ہے۔ حرین نے نظر جھکا کر کہا، اب اس کمرے میں ہی رہنا ہے ہم نے، تو پھر اس کو اپنے حساب سے سیٹ بھی تو کرنا ہے نا۔ زین نے اس کی بات سن کر مسکرا دیا اور اس کا یہ بامحبت اور اچھا رویہ حرین کے دل پر اثر کرنے لگا۔ دن گزرنے کے ساتھ زین حرین اور ننھی نیہا کا خود بہت خیال رکھنے لگا۔ وہ اب پہلے جیسا لاپرواہ زین نہیں رہا تھا۔
बल्कि उसकी अच्छाइयां हुरैन के दिल में उतरने लगी थी। वो रोजाना दफ्तर से जल्दी घर लौटता और आते ही नेहा के साथ वक्त गुजारता, कभी उसे गोद में लेकर बहलाता, कभी उसके छोटे छोटे हाथों को छूकर मुस्कुराता और कभी उसके रोने पर खुद बेचैन होकर उसे गोद में उठा लेता। जैन को नेहा का इस तरह ख्याल रखते देख कर दादो अंदर ही अंदर बहुत मुतमईन हो रही थी कि उनका लापरवाह पोता भी एक जिम्मेदार इंसान और बाप बनता जा रहा था और अब वो दफ्तर के कामों में भी पूरी तवज्जो दे रहा था। एक दिन जैन लाउंज में बैठा नेहा को गोद में लिए खेल रहा था कि अचानक उसके मोबाइल पर उसके करीबी दोस्त शान की कॉल आई। शान ने जोशीले लहजे में कहा, यार जैन क्या चल रहा है? सब दोस्तों का नारायण कागन का एक जबरदस्त प्रोग्राम बन रहा है, तू भी हमारे साथ चल रहा है ना? जैन ने नेहा के मासूम चेहरे को देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के बोला, नहीं यार शान, मैं नहीं जा रहा। शान ने हैरत से पूछा, क्यों भाई, अचानक क्या हो गया तुझे? इतना बड़ा ट्रिप मिस कर रहा है? जैन ने धीमे से कहा, बस यार मेरा दिल नहीं है, मैं नहीं जा रहा। ये कहकर उसने फोन रख दिया। पास ही बैठी हुरैन ये सब देख रही थी। उसने बिल्कुल सरसरी और आराम से लहजे में जैन से पूछा, क्या हुआ, आप अपने दोस्तों के साथ क्यों नहीं जा रहे? जैन ने नेहा को अपनी गोद में थोड़ा और संभाला और बिल्कुल सादगी से बोला, वो असल में मुझे नेहा के बगैर ना बोरियत होने लगी है। इसके साथ वक्त गुजार कर मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब वहां नारायण का आकार जाकर मैं क्या ही करूंगा, मेरा दिल तो यहीं लगा रहेगा। हुरैन ने जब जैन के मुंह से ये बात सुनी तो बिल्कुल साकित रह गई। उसने गहरी, खामोश और सवालिया नजरों से जैन के चेहरे को देखा। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल मची कि एक फर्जी बाप उसकी बच्ची से इतनी मोहब्बत कैसे कर सकता है। वो कुछ न बोल सकी, चुपचाप उसकी बात सुनकर बस खामोश हो गई। रात को जब सब डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठे थे, दादू ने मुस्कुराकर जैन की तरफ देखा और पूछा, जैन बेटा, तुम नारायण कागान नहीं गए? आज शाम का फोन आया था, वो बता रहा था तुम्हारे सारे दोस्त ट्रिप पर निकल रहे हैं। जैन ने खाने का निवाला तोड़ा और दादू की आंखों में झांकते हुए बहुत प्यार से बोला, नहीं दादू, अब नेहा के बगैर मेरा कहीं दिल ही नहीं लगता ना, इसलिए मैंने मना कर दिया। दादू ने जैसे ही जैन का ये जवाब सुना, शदीद हैरत और गहरी मुसरत से उसे देखने लगी कि जो लड़का कभी दोस्तों और पार्टियों के बगैर रह नहीं सकता था, आज वो एक नन्ही जान के लिए अपना इतना बड़ा ट्रिप छोड़ चुका था। रात के उस पहर पूरे बंगले पर एक गहरी खामोशी तारी थी। हुरैन ने मासूम नेहा को गोद में लेकर थपकियां दी और जब वो गहरी नींद सो गई तो उसे नरमी से लकड़ी के छोटे से झूले में लिटा दिया। क्योंकि उन दोनों के दरमियान ये महज 6 महीने का एक मुआहदा था, इसलिए वो दोनों कमरे में अलग अलग सोते थे। हुरैन अपने लिए सोफा कम बेड खोलकर उस पर लेटती थी, जबकि जैन अपने बड़े से शाहाना बेड पर सोता था। दिन भर की थकन की वजह से हुरैन जैसे ही लेटी, उसकी आंख जल्दी लग गई। अभी रात का दूसरा पहर ही था कि अचानक नन्ही नेहा ने मचल कर रोना शुरू कर दिया। हुरैन गहरी नींद में थी, इसलिए उसकी आंख खुलने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन जैसे ही उसने हड़बड़ा कर अपनी आंखें खोली, सामने का मंजर देखकर वो वहीं साकित रह गई। कमरे की मध्यम नाइट लाइट में जैन बेड से गायब था और वो नेहा को अपने चौड़े सीने से लगाए पूरे कमरे में आहिस्ता आहिस्ता टहल रहा था और अपने दूसरे हाथ से बच्ची की पीठ पर हल्की हल्की थपकियां दे रहा था। वो नेहा को चुप करवाने के लिए बिल्कुल अलग और अजीब अजीब सी प्यारी आवाजें निकाल कर बातें कर रहा था। बस बस बस, बाबा यहीं पर है ना, मेरा प्यारा बच्चा, बिल्कुल रोना नहीं है। देखो अम्मी सो रही है, वो थक गई है ना, अब बाबा के पास चुपचाप सो जाओ। जैन के मुंह से नेहा के लिए बाबा का लफ्ज सुनकर, उसकी ये बेपनाह मोहब्बत देखकर हुरैन की आंखें नम हो गई। उसका सका बाप उसे मनहूस कहकर छोड़ गया था और ये अजनबी इंसान उसके लिए रातों को जाग रहा था। हुरैन से रहा न गया। वो जल्दी से सोफे से उठी और आगे बढ़कर बोली, आप लाइए मुझे, मैं संभालती हूँ, आपकी नींद खराब हो रही है। जैन ने जैसे ही हुरैन को आगे बढ़ते देखा, वो फौरन 2 कदम पीछे हट गया और नफी में सर हिलाकर धीमे लहजे में बोला, नहीं नहीं हुरैन, अभी ये बिल्कुल सुकून से लगी है, तुम जाकर सो जाओ, तुम्हारी तबीयत वैसे ही नासाज रहती है, मेरे पास ये बिल्कुल ठीक है, मैं इसे संभाल लूंगा। हुरैन ने नामालूद और खामोश नजरों से उसे देखा और वापस अपने बिस्तर पर आ गई। जैन वाकई पूरी रात नेहा को कभी गोद में लिए टहलता रहा तो कभी कुर्सी पर बैठकर उसे झप्पी डाले सोता रहा, मगर उसने बच्ची को रोने नहीं दिया। अगली सुबह जब जैन ऑफिस पहुंचा तो रात भर जागने की वजह से उसका सर भारी था और वो बार बार सोफे पर बैठे बैठे झूम रहा था। उसे हल्की हल्की झपकियां आ रही थी, लेकिन हैरत की बात ये थी कि अपनी तारीख में पहली बार ऐसा हुआ था कि जैन ने अपने पर्सनल मोबाइल को हाथ तक नहीं लगाया था। वह नींद में होने के बावजूद अपनी तमाम अहम मीटिंग्स और फाइलों को बेहद ध्यान और तवज्जो से देख रहा था ताकि कोई गलती ना हो। उसकी ये हालत देखकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चंद करीबी अरकान मुस्कुराए और उन्होंने हाथ मिलाकर थोड़ी छेड़छाड़ करते हुए पूछा, क्यों सर, खैर तो है? लग रहा है आज रात की नींद पूरी नहीं हुई। जहन ने थकन से चूर चेहरे पर एक फख्र से भरी मुस्कुराहट सजाई और बोला, हाँ यार, वो असल में रात को मेरी बेटी मुझ पर बहुत लाड कर रही थी ना, बस उसी को संभालने में सारी रात निकल गई। बाप बनना कोई आसान काम थोड़ी है,
آفس کے کیبن کے باہر کھڑی بیگم شہناز جیلانی نے جب زین کے منہ سے ذمہ دارانہ اور محبت بھرا جواب سنا تو ان کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ وہ دور کھڑی چپ چاپ زین کی اس بدلتی ہوئی شخصیت، اس کو آفس میں دھیان دینا اور اپنی بیٹی کے لیے راتوں کو جاگنا دیکھ رہی تھی۔ دادو کو اب پکا یقین ہو چلا تھا کہ ان کا لاپرواہ زین اب واقعی ایک انتہائی ذمہ دار انسان ہے، ایک بہترین شوہر، ایک سچا باپ بنتا جا رہا ہے۔ رات کے اس پہر پورے بنگلے پر گہری خاموشی اور سنسان سا سناٹا پھیلا ہوا تھا، لیکن زین اور حورین کے کمرے میں ایک الگ ہی جنگ چل رہی تھی۔ نیہا آج نہ جانے کس وجہ سے بری طرح مچل مچل کر اور بلک بلک کر رو رہی تھی۔ وہ کسی طرح چپ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ زچگی کو ابھی چند دن ہی ہوئے تھے، جس کی وجہ سے حورین کا پورا وجود ٹوٹ رہا تھا، اور اوپر سے لگاتار جاگنے اور بچی کو سنبھالنے کی وجہ سے وہ جسمانی اور ذہنی تھکن سے پوری طرح چور ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا، لیکن وہ زبردستی اپنی بھاری ہوتی پلکوں کو کھولے بچی کو چپ کرانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، اور اس کا پورا جسم نڈھال ہو رہا تھا۔ تکلیف اور بے بسی کے اسی عالم میں اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور زین اندر داخل ہوا۔ وہ خود بھی دن بھر کی تھکا دینے والی طویل میٹنگز اور دفتری جھنجھٹوں کے بعد بے حد تھکا ہارا لگ رہا تھا۔ حورین کی یہ بدحال حالت اور نیہا کا مسلسل رونا دیکھ کر وہ بنا ایک پل گنوائے تیزی سے آگے بڑھا۔ اس نے حورین کے بے دم ہوتے ہاتھوں سے روتی ہوئی معصوم نیہا کو بڑی نرمی اور بے پناہ پیار سے اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ زین کے لمس کی گرماہٹ ملتے ہی جیسے نیہا کو کوئی غیبی سکون مل گیا۔ اس نے زین کے چوڑے سینے پر اپنا ننھا سا سر ٹکا دیا اور کچھ ہی منٹوں میں سسکیاں لیتے گہری اور پرسکون نیند سو گئی۔ زین نے نیہا کو اپنے بازوؤں میں سنبھالتے ہوئے حورین کی طرف دیکھا، جس کے چہرے کا رنگ درد اور نقاہت کی وجہ سے بالکل سفید پڑا ہوا تھا۔ اس نے بے حد دھیمے، سنجیدہ اور فکرمند لہجے میں پوچھا، حورین تم نے کھانا کھایا؟ حورین نے بے بسی سے اپنی نمالود آنکھیں جھکا لیں اور انتہائی کمزور اور ڈوبتی ہوئی آواز میں بولی، نہیں، میرے سر میں بہت تیز درد ہو رہا ہے۔ اس کی آواز کی وہ تھر تھراہٹ اور کپکپاہٹ دیکھ کر زین اندر سے شدید پریشان ہو گیا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھا کر اپنا خالی ہاتھ حورین کے ماتھے پر رکھا تو اس کا ہاتھ تپتے ہوئے توے کی طرح جل اٹھا۔ حورین کو بہت تیز بخار چڑھا ہوا تھا اور اس کا ماتھا آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ زین کا دل ایک انجانے ڈر اور فکر مندی سے کانپ گیا۔ وہ ابھی ایک پل بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے سوئی ہوئی نیہا کو بڑی احتیاط سے ایک ہاتھ سے اپنے کندھے سے لگایا، بچی کا پورا دھیان رکھتے ہوئے بے حد نفاست سے کمرے کا دروازہ کھلا چھوڑا اور باہر گیلری میں کھڑے ملازم کو آواز دی۔ اس نے ملازم کو سخت اور فوری تاکید کی کہ وہ فوراً حورین کے لیے ہلکا پھلکا گرم کھانا اور ساتھ میں بخار کی دوا کمرے میں لے کر آئے۔ کچھ ہی دیر میں ملازم کھانے کی ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوا۔ زین نے اسے اشارے سے برتن میز پر رکھنے اور باہر جانے کا کہہ دیا۔ حورین چپ چاپ بستر پر بیٹھی اکیلی مامتا اور اس اجنبی کے احساس کا یہ انوکھا روپ دیکھ رہی تھی۔ زین خود بھی صبح سے بھوکا تھا۔ آفس کے کاموں اور دادی کی وصیت کی ساری بھاگ دوڑ میں اس نے بھی دن بھر کھانے کا ایک نوالا تک نہیں چکھا تھا، لیکن اس وقت اسے اپنی بھوک سے زیادہ حورین کی گرتی ہوئی صحت کی فکر لاحق تھی۔ وہ کھانے کی پلیٹ اٹھا کر حورین کے پاس بستر پر ہی بیٹھ گیا۔ اس کے ایک کندھے پر سوئی ہوئی نیہا پرسکون ہو کر سر ٹکائے ہوئی تھی اور وہ اسے ایک ہاتھ سے تھامے ہوئے تھا۔ زین نے اپنے دائیں ہاتھ سے نوالا بنایا اور بغیر کسی جھجک کے حورین کے منہ کے آگے کر دیا۔ حورین نے حیران اور ششدر ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تشکر اور صدمے کے آنسو تیر گئے۔ وہ جھیپتے ہوئے اور کتراتے ہوئے بولی، آپ خود کھا لیجیے، میں اپنے ہاتھ سے کھا لوں گی۔ خاموشی سے کھائیے، بحث مت کیجیے، آپ کو ابھی دوا بھی لینی ہے، زین نے تھوڑے حق جتانے والے لیکن بے حد نرم اور مخلص لہجے میں کہا۔ حورین اس کے اس پرخلوص اصرار کو ٹال نہ سکی۔ زین نے بے حد پیار اور نفاست سے اپنے ہاتھوں سے حورین کو کھانا کھلانا شروع کیا۔ بیچ بیچ میں وہ اسی ہاتھ سے ایک نوالا اپنے منہ میں بھی ڈال لیتا۔ اسی طرح ایک بھوکا اور تھکا ہوا باپ اپنے کندھے پر سوئی ہوئی بیٹی کو سنبھالے اپنی بیمار بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہا تھا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں ان تینوں کا یہ منظر کسی خوبصورت، سچے اور مکمل خاندان جیسا لگ رہا تھا، جس میں کوئی بناوٹ، کوئی معاہدہ یا کوئی دکھاوا نہیں تھا، بلکہ صرف اور صرف ایک دوسرے کے لیے بے پناہ فکر، احساس اور خاموش محبت تھی۔ کھانا ختم ہونے کے بعد حورین نے پانی پیا اور بخار کی دوا نگل لی۔ زین خالی برتن واپس دینے کے لیے ملازم کو آواز دینے کے ارادے سے بستر سے کھڑا ہی ہوا تھا اور ٹرے اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور دادی بیگم شہناز جیلانی اندر داخل ہوئی۔ دوسری طرف شہر کے ایک پسماندہ علاقے کے چھوٹے اور خستہ حال فلیٹ میں دانش کا برا حال تھا۔ وہ کمرے کے وسط میں بکھرے ہوئے کھلے دروازے اور خالی تجوری کو دیکھ کر بار بار اپنا سر دیوار سے مار رہا تھا۔ مہک اسے ایسا بھیانک دھوکہ دے کر بھاگی تھی جس کا اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ اس کی زندگی بھر کی جمع پونجی، بینک اکاؤنٹ سے موجود تمام رقم لے کر راتوں رات غائب ہو چکی تھی۔
जो उसने हुरैन से छीना था। महक की बेवफाई और मक्कारी ने उसे सड़क पर ला खड़ा किया था। दानिश गैस और गजब और शदीद पछतावे की आग में जलते हुए अपने दोनों हाथों से अपने बाल नोच रहा था और महक को बुरी तरह कोस रहा था। रंग बिरंगे कपड़े और सिंगार देखकर मैं अंधा हो गया था। उस सांपनी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं इस बदसौत की खातिर अपनी सच्ची बीवी और 3 दिन की मासूम बच्ची को ठुकरा दिया। उसने एक ही झटके में मुझे सड़क का फकीर बना दिया। उसी जहनी अजियत और बदहाली के आलम में अपने सबसे करीबी दोस्त नादिर से मिलने उसके निजी स्टूडियो पहुंचा। नादिर, जो पेशे से फोटोग्राफर था और मीडिया कवरेज का काम करता था, उस वक्त अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ तस्वीर दुरुस्त करने में मसरूफ था। दानिश की उजड़ी हुई हालत देखकर उसने अफसोस तो किया, मगर साथ ही अपनी कामयाबी का जिक्र करते हुए जोशीले लहजे में बोला, यार दानिश, तेरे साथ जो हुआ बुरा हुआ, लेकिन सच कहूं तो कल मेरी तो किस्मत ही खुल गई। कल शहर के सबसे आलीशान होटल में एक बहुत बड़े बिजनेस इवेंट की कवरेज का ठेका मुझे मिला था। कमाल का काम हो गया, खुदा का शुक्र है, मेरा बहुत सही चल रहा है काम, और उसे एक कवरेज से मुझे बहुत भारी रकम मिली है। ये कहते हुए नादिर ने फखर से अपने कंप्यूटर पर उसी बिजनेस इवेंट की तस्वीर बड़ी स्क्रीन पर खोल दी। जैसे ही तस्वीर सामने आई, दानिश की नजरें स्क्रीन पर जम गईं और उसके पांव तले से जमीन निकल गई। तस्वीर में मुल्क की सबसे बड़ी सनती सल्तनत के मालिक जैन जिलानी अपनी दबदबे वाली दादी बेगम शहनाज जिलानी के साथ खड़े थे, और उनके ऐन बराबर में जर्क बर्क कीमती लिबास और हीरे के जेवरात में मलबूस कोई और नहीं बल्कि हुरैन खड़ी थी। और जैन जिलानी की गोद में खूबसूरत मासूम सी बच्ची थी, जिसके गले में नेहा जिलानी का फैमिली टैग चमक रहा था। हुरैन के चेहरे पर एक मलका जैसा वकार और सुकून था, जबकि जैन जिलानी उस पर मोहब्बत में छावर कर रहा था। दानिश ने सदमे से स्क्रीन की तरफ उंगली उठाई और उसकी आवाज हलक में फंस गई। ये तो हुरैन है, और नेहा? नादिर ने चौंक कर दानिश की तरफ देखा और हैरत से पूछा, क्या मतलब? कौन हुरैन, कौन नेहा? ये तो जिलानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के इकलौते वारिस जैन जिलानी की बेगम हुरैन जिलानी और उनकी इकलौती बेटी नेहा जिलानी है। पूरे मीडिया में कल से इनकी धूम मची हुई है। तुम इन्हें कैसे जानते हो? दानिश ने अपनी घबराहट पर काबू पाया और बात को टालते हुए झूठ बोला, नहीं, कुछ नहीं, मुझे लगा शायद कुछ जानने वाली है। मैं बस वैसे ही कह रहा था। वो अंदर ही अंदर हसद और लालच की आग में कोयला बन रहा था कि जिस बीवी को उसने कचरा समझ कर निकाला, वो आज अरबों रुपए की जायदाद की मालिक बन चुकी थी। उसने खामोशी से नेहा और हुरैन की उस नई जिंदगी की तमाम तफसीलात मालूम करने का इरादा कर लिया। दानिश अगले ही दिन हुरैन के माजी का सुराग लगाते हुए उसी शहाना ब्यूटी पार्लर पहुंचा जहां हुरैन पहले मुलाजिम थी। वो अपने पुराने जाहिलाना अंदाज में पार्लर के अंदर दाखिल हुआ और वहां मौजूद अमले को ऊंची आवाज में धमकाने लगा, मुझे मालूम है कि हुरैन यहाँ काम करती थी, इसी तरह मुझे बताओ वो समीर ज़ादे जैन जिलानी के हत्थे कैसे चढ़ी? उसका यहाँ किससे राब्ता था? अगर नहीं बताया तो मैं तुम्हारा ये पार्लर बंद करवा दूंगा। उसका ये गुंडागर्दी का अंदाज देखकर पार्लर की मालकन मैडम फरहत अपने कैबिन से बाहर निकल आई। उन्होंने दानिश के इस घटिया हुलिया और बदतमीजी को देखा तो उनका पारा चढ़ गया। उन्होंने दो टॉगर सख्त लहजे में कहा, ओए लड़के, अपनी जाहिलाना जुबान बंद रखो और सीधे रास्ते से बाहर निकलो। हुरैन अब इस शहर के सबसे ताकतवर खानदान की बहू है। अगर उसकी दादी सास शहनाज जिलानी को पता चल गया है कोई अदना इंसान उनकी बहू के बारे में यहाँ आकर बकवास कर रहा है, तो वो तुम्हें ऐसी जगह बंद करवाएंगी जहां से तुम्हारी हड्डियां भी वापस नहीं आएंगी। सिक्योरिटी, इस बदतमीज को धक्के मारकर बाहर निकालो। पार्लर के तगड़े सिक्योरिटी गार्ड्स ने दानिश को गिरेबान से पकड़ा और सड़क पर जोरदार धक्का देकर वहां से भगा दिया। सड़क पर गिरकर दानिश की आना को शदीद ठेस पहुंची, मगर उसके गंदे दिमाग में अब लालच और इंतकाम का एक बेहद शातिर और जहरीला जाल बुनना शुरू हो चुका था। उसने उठकर अपने कपड़े झाड़े और एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ सोचने लगा, हुरैन बीबी, तुमने इतने बड़े खानदान को अंधेरे में रखकर ये सारा खेल रचाया है। जब बेगम शहनाज जिलानी को पता चलेगा कि उनके अपने पोते ने उनसे इतना बड़ा झूठ बोला और धोखा दिया है, तो फिर देखना कैसा हंगामा बर्पा होता है। दादी की जायदाद का ये चक्कर अब मुझे जिलानी खानदान की तिजोरियों तक पहुंचाएगा। हुरैन, तेरी जिंदगी तो अब मैं बर्बाद करके दम लूंगा और तेरी झूठी सल्तनत को एक ही पल में राख कर दूंगा। दानिश का ये शातिराना खतरनाक जाल अब हुरैन और जैन की हंसती खेलती जिंदगी की तरफ बढ़ रहा था। आज जिलानी मैंशन में एक बेहद शानदार और पुरऐश तकरीब मुनक़िद थी, जिसका एहतमाम बेगम शहनाज जिलानी ने बड़े पैमाने पर किया था। मुल्क के बड़े बड़े कारोबारी अफराद, मुअज़्ज़िज़ीन और मीडिया के नुमाइंदे वहाँ मौजूद थे। दादी ने तकरीब इस खुशी में रखी थी कि वो सबके सामने अपनी जायदाद की बाकायदा तकसीम का ऐलान करने वाली थी। हर तरफ रोशनियों की चमक धमक थी और लाउंज के वस्त में खूबसूरत स्टेज सजा हुआ था। हुरैन एक इंतहाई कीमती और नफीस रेशमी लिबास में मलबूस, गले में हीरो का हार पहने, मासूम नेहा को गोद में लिए दादी के बराबर में बैठी थी। उसके चेहरे पर अगरचे एक हल्की सी घबराहट थी, मगर उसका वकार दीप नहीं था। जैन अपनी रिवायती जाहो जलाल के साथ सूट पहने मेहमानों की तवाज़ा कर रहा था और उसकी नजरें बार बार घूमकर हुरैन और नेहा पर आकर टिक जाती थी।
अभी दादी माइक के पास जाकर जायदाद की तकसीम का बाकायदा आगाज करने ही वाली थी कि अचानक हॉल के बड़े आईनी दरवाजे खुले और दानिश गिरता पड़ता बदहवास और उजड़े हुए हुलिये के साथ अंदर दाखिल हुआ। उसके कपड़े मैले थे और चेहरे पर हसद और कमीनगी वाज़ेह थी। वो सिक्योरिटी गार्ड्स को धक्के देता हुआ हॉल के ऐन वस्त में आ खड़ा हुआ और बुलंद आवाज में वावेला मचाना शुरू कर दिया। रोक दीजिए ये तकरीब बेगम शहनाज जिलानी, रोक दीजिए इस तमाशे को, दानिश ने चीख कर कहा। हॉल में मौजूद तमाम मेहमानों की नजरें उस पर जम गईं और एक गहरी खामोशी छा गई। दानिश ने स्टेज पर बैठी हुरैन की तरफ उंगली उठाई और दादी को उकसाने के अंदाज में बोला, बेगम शहनाज, आप जिस औरत को अपने खानदान की बहू बनाकर स्टेज पर बिठाए हुए हैं, क्या आप इसकी असल हकीकत भी जानती हैं? ये हुरैन मेरी बीवी थी। 1.5 साल ये मेरे निकाह में रही और मैंने इसके इसी मनहूस वजूद की वजह से इसे अपने घर से तलाक देकर निकाला था। इसने एक मनहूस बेटी पैदा की जिसकी वजह से मेरा घर बार, मेरी जायदाद सब खत्म हो गई। मैं सड़क पर आ गया। ये लड़की एक नहूसत है। आप लोग भी बर्बाद हो जाएंगे, सड़क पर आ जाएंगे अगर इसको अपने सर पर बिठाया। मेहमानों में चिमगोइयां शुरू हो गई। हुरैन का चेहरा जर्द पड़ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दानिश ने एक सफाक मुस्कुराहट के साथ जैन की तरफ देखा और दादी से दोबारा बोला, और सिर्फ यही नहीं, आपके इस लाडले पोते ने भी आपसे बहुत बड़ा झूठ बोला है। जायदाद की खातिर इसने आपको अंधेरे में रखा। ये बच्चा इसका नहीं है। ये शादी एक ड्रामा है, एक धोखा है। दानिश ने सोचा था कि ये सब सुनकर दादी गुस्से से पागल हो जाएंगी और हुरैन को धक्के देकर निकालेंगी, लेकिन बेगम शहनाज जिलानी के चेहरे पर रिवायती रोब और बतानत बरकरार रही। उन्होंने माइक हाथ में लिया और निहायत सरदर कड़कदार आवाज में बोली, बस कर दो अदना इंसान, अपनी गंदी जुबान बंद करो। मुझे ये सब पहले दिन से पता था। ये सुनना था कि पूरे हॉल समेत जैन की पांव तले से भी जमीन निकल गई। जैन ने हैरत और शशदर आंखों से अपनी दादी को देखा। दादी ने जैन की तरफ शफकत से देखा और दोबारा माइक पर बोली, मुझे पहले दिन से मालूम था कि जैन ने मुझसे झूठ बोला है और हुरैन के साथ इसका निकाह एक मुआहदा था, लेकिन मैं खामोश रही क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि मेरा लापरवाह पोता कब बदलता है। और मुझे खुशी है कि इस ड्रामे के बहाने ही सही मेरा जैन एक सच्चा जिम्मेदार इंसान और एक मुखलिस मर्द बन गया। मुझे मेरी बहू और मेरी परपोती अपनी जान से ज्यादा अजीज हैं, चाहे उनका माजी कुछ भी रहा हो। दानिश का मुंह खुला का खुला रह गया। उसका सारा प्लान चौपट हो चुका था। उसी लम्हे जैन का जब्त टूट गया। वो शेर की तरह लपका और उसने एक जोरदार मुक्का दानिश के मुंह पर दे मारा। दानिश लड़खड़ाकर जमीन पर गिरा। जैन ने उसका गिरेबान पकड़ा और उसे दोबारा उठाकर मारना शुरू कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी और मेरी बेटी के खिलाफ एक भी लफ्ज बोलने की? जैन गुस्से से गरज रहा था, जिस मासूम जान को तुम नहुसत कह रहे हो, मेरे पूरे खानदान के लिए अल्लाह की रहमत बनकर आई है। और हुरैन, हुरैन मेरी बीवी है, मेरा मान है, मेरी इज्जत है। अब अगर तुम्हारी गंदी जुबान से उसका नाम भी निकला तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि दुनिया याद रखेगी। जैन ने हुरैन की हिमायत में जिस मोहब्बत और शिद्दत के साथ ये अल्फाज कहे, उन्हें सुनकर स्टेज पर बैठी हुरैन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि जैन उसके लिए इस हद तक जा सकता है। दादी ने सिक्योरिटी को इशारा किया, गार्ड्स, इस बदतमीज और घटिया इंसान को धक्के मारकर इस बंगले से बाहर निकालो और पुलिस के हवाले करो। गार्ड्स ने दानिश को घसीटते हुए हॉल से बाहर फेंक दिया। उस हंगामे के बाद दादी ने वकील गफार साहब को इशारा किया। उन्होंने सबके सामने कागजात खोले और दादी ने बुलंद आवाज में ऐलान किया, मैं बेगम शहनाज जिलानी अपने पूरे होशो हवास में जिलानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की तमाम सल्तनत, ये बंगला और मेरी तमाम जायदाद अपने पोते जैन जिलानी और मेरी बहू हुरैन जिलानी के नाम मुंतकिल करती हूँ। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा था। रात के उस पहर तकरीब खत्म होने के बाद जब जैन अपने कमरे में दाखिल हुआ तो कमरे में मध्यम रोशनी थी। हुरैन सोफे के पास खड़ी मासूम नेहा को झूला झुला रही थी, मगर उसकी आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे। जैन ने नरमी से कमरे का दरवाजा बंद किया और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ हुरैन के करीब आया। उसने हुरैन के चेहरे को देखा जो खौफ और तशक्कुर के मिले जुले जज्बात से सुर्ख हो रहा था। जैन ने आके बढ़कर हुरैन के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। हुरैन ने चौंक कर नामालूद नजरों से उसकी तरफ देखा। हुरैन, जैन का लहजा बेहद धीमा, गहरा और मोहब्बत से लबरेज था। आज जो कुछ मैंने सबके सामने कहा वो कोई ड्रामा या मुआहदे का हिस्सा नहीं था। वो मेरे दिल की सच्ची आवाज थी। मैं सचमुच तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ हुरैन। मुझे नहीं मालूम ये कब और कैसे हुआ, लेकिन अब तुम और नेहा मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन चुकी हो। मैं अब तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये सुनकर हुरैन के जब्त का बंधन टूट गया। वो फूट फूट कर रो पड़ी। उसके आंसू जैन के हाथों पर गिरने लगे। उसने रोते हुए धीमी आवाज में कहा, जैन, मैं तो एक उजड़ी हुई औरत थी। मुझे तो मेरे अपने सगे शौहर ने ठुकरा दिया था। आपने मुझे इतनी इज्जत क्यों दी? जैन ने तड़प कर उसका एक हाथ अपने दिल पर रखा और दूसरे हाथ से निहायत नरमी से उसके गालों पर बहते आंसुओं को साफ किया।
کیونکہ تم اس عزت کی حقدار ہو حورین، تم نے مجھے بدلا ہے، مجھے ایک انسان بنایا ہے۔ اب رونا بند کرو، تمہاری آنکھوں میں یہ آنسو مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ حورین نے شرماتے ہوئے اپنی نظریں جھکا لی، اس کے چہرے پر حیا کی خوبصورت سرخی دوڑ گئی۔ زین نے محبت بھرے انداز میں اس کے چہرے کو تھوڑا اوپر اٹھایا اور اس کی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ کمرے کی اس مدھم روشنی میں ان دونوں کے دلوں کا فاصلہ ہمیشہ کے لیے مٹ چکا تھا اور ان کی زندگی کا ایک نیا، سچا اور محبت بھرا پرسکون سفر شروع ہو چکا تھا۔